Hello students, I am Ankush Gurukul from Gurukul Rashtriya Bal Vidyalaya. Today we learn mathematics. आज हम सभी गणित पढ़ने जा रहे हैं। गणित का जो फर्स्ट चैप्टर है, मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम देखेंगे। इसके पहले भी हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां ले चुके हैं मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो यह जो वीडियो मैं बनाया हूँ यह क्लास 8 से लेकर क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 और क्लास 5 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उनके सिलेबस से। तो इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ बुक डिस्प्ले करा देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो ये बुक डिस्प्ले हो रहा है यह क्लास 8 के बच्चों के लिए है। क्लास 8 के बच्चे इसे पढ़ें। यह आर.एस. अग्रवाल सर के द्वारा लिखा गया पुस्तक। फिर यह जो बुक है यह क्लास 6 के बच्चों के लिए है और फिर यह जो बुक आप डिस्प्ले देख रहे हैं वो क्लास 5 के बच्चों के लिए। यानी कि यह तीनों बुक में डिस्प्ले करा दिया हूं। अब इस वीडियो को आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ क्लास 8 से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं क्लास 8 के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा, फिर क्लास 6 और फिर क्लास 5। ध्यान देना बच्चों, मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूँ या मैथ्स बता नहीं रहा हूँ। मैथ्स का जो बुक आप लोगों को प्रेस्क्राइब किया गया है, दिया गया है, इस बुक को आपको प्रतिदिन एक एक्सरसाइज खत्म करना है। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, एक एक्सरसाइज आपको प्रतिदिन खत्म करना है। यानी आपको एक्सरसाइज पूरा करते जाना है क्योंकि आप सभी के पास बुक्स उपलब्ध है, ठीक है। अब जब आप एक्सरसाइज को खत्म करेंगे तो उसमें आपको डाउट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप हमको व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए भेज सकते हैं या फिर कमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप हमको किसी भी तरह से भेजकर कि सर यह क्वेश्चन मुझे डाउट्स है, मैं आपको यथासंभव प्रयास करूंगा बताने का। और बताते समय नहीं समझ में आ रहा है आपको और ऐसे 4-5 बच्चे हो गए जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं उस पर वीडियो क्लास लेक्चर आपको जारी करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल इसको, मैथ्स को, जो कि 8 क्लास के बच्चों का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन क्लास 6 और 5 के बच्चे वीडियो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको भी समझ में आएगा, ये बात भी समझ में आना है और आपके क्लास के बारे में डिस्कशन में कंटिन्यू इसी वीडियो में करता रहूंगा, ठीक है। चलो बच्चों तो ध्यान से देखो, यहाँ जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो तुम्हारे बुक का वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तुमको सबसे पहले जानना है। तो ऐसे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पहले भी जानकारी ले चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दोगे, रेशनल नंबर के बारे में मैंने कुछ लिखा, कहता है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b does not equal to 0 are called rational numbers। कहता है कि there are, यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में लिखा हो, यानी ऐसे लिखा गया हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे लिखा गया हो इसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझने वाली बात है। लेकिन एक बात जो दिया गया है, b does not equal to 0, यानी कि कभी भी जो, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। does not equal to 0 का मतलब हुआ कि अगर हम 3/0 लिख देते हैं तो यह बात गलत हो जाएगी, यह रेशनल नंबर नहीं होगा। इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अगर 0 होगा तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, आवश्यक ही तो बात ही, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव रेशनल्स। पॉजिटिव रेशनल्स किसे कहते हैं? A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive or both negative. Thus 5/7 and -2/3 are both positive rationals। देखिए कहता है कि पॉजिटिव रेशनल वो कहे जाएगी जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, यानी ये दोनों पॉजिटिव है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव रेशनल्स हो गए। लेकिन नहीं, या तो दोनों का दोनों नेगेटिव हो तो फिर ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रेशनल्स ही कहलाएंगे। इस बात को आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए जो अगला आता है
वो निगेटिव रेशनल्स है। निगेटिव रेशनल्स क्या है? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम निगेटिव कहते हैं, निगेटिव रेशनल्स कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? अपोजिट साइन में हो। अपोजिट साइन कहने का मतलब हो गया जैसे कि न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव और डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव, तो ये निगेटिव रेशनल्स हो गए। फिर यहां हम देख सकते हैं अगर ऐसे हो न्यूमरेटर का साइन निगेटिव और डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव, तो ये भी निगेटिव रेशनल्स कहे जाएंगे। ठीक है, यानी दोनों का अगर अपोजिट साइन होता है तो उसे हम निगेटिव रेशनल्स कहते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ रेशनल के बारे में थोड़ी जानकारियां ले लिए, है ना, रेशनल, पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में। अब हम लोग जानते हैं इनके रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी। इसी से क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके क्लास में, इसी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी रेशनल का। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है? a by b इज ए रेशनल नंबर। a by b एक रेशनल नंबर है, a by b एक रेशनल नंबर है एंड m इज ए नॉन जीरो। जो m है यह नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि यह m जो है तो जीरो नहीं होना चाहिए, यह m बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। देन a by b is equal to a into m divided by b into m। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब हम कहते हैं कि अगर a by b एक रेशनल नंबर है, यानी मान लिए कि 3/4 एक रेशनल नंबर है, तो अगर हम m नॉन जीरो यानी m is equal to अगर हम देख लिए m बराबर नॉन जीरो, अगर हम देख लिए m बराबर अगर हम देख लेते हैं यहाँ 4 हो गया, तो 4 का मतलब हो गया कि m बराबर, अब यहाँ हम देखते हैं इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 into m यानी कि 4 से, अब 4 into 4 यानी 4 से, तो जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा 12/16। तो यहाँ m बराबर जो हमने 4 लिया तो इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3/4 और इज इक्वल टू 12/16 दोनों बराबर होंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि these are called equivalent rational number या equivalent fractions। इन्हें हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चंस किया जा सकता है, जैसे आप बताइए 5/6 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। तो 5/6 में ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि दोनों ऊपर नीचे सेम हो। 5/6 5/8 और 6 into 8 is equal to 40 divided by 48। तो हम कह सकते हैं कि 5/6 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन सा है? 40/48 है। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान देते हैं फिर हम आगे सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। कहता है सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? इफ a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, कॉमन डिवाइजर यानी कि ऐसा डिवाइजर जो कि a और b में दोनों में डिवाइड होता हो। जैसे कि हम मान लीजिए लेते हैं 14/16, तो इसका एक हम कॉमन डिवाइजर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14 divided by 2 and 16 divided by 2, और दोनों को डिवाइड करने पर हमको आ जाता है 7/8। तो हम कह सकते हैं कि 14/16 is equal to 7/8 and it is equivalent rational number। यह इक्विवेलेंट भी है और यह दोनों एक दूसरे के बराबर भी है। तो ध्यान यह देना है कि कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं तो हमारा डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन आंसर मेरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पर हमको ध्यान देना है। तो ये मेरा हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ इसका रेशनल नंबर का एक और प्रॉपर्टी। हाँ तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे थर्ड प्रॉपर्टी 3 के बारे में हम लोग जानते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है सो क्या कहता है?
कहता है लेट a बाई बी एंड c बाई डी बी टू रेशनल नंबर्स। ये दोनों जो है सो दो रेशनल नंबर्स हैं। यदि a बाई बी एंड c बाई डी, तो हम इनको इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों को हमेशा यूज किया जाता है, तो कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आता है कि ये सर क्या कर दिए। तो ये सॉल्व करने में काफी यूजफुल होता है। हम लोग इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों बराबर होता है। जैसे a इंटू डी, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये दोनों बराबर हो जाएगा किसके, b इंटू सी के, जबकि ये चारों रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। ये तीनों प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है ये रेशनल नंबर a by b is said to be in a standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। देखिए कहते हैं कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम नंबर को डिस्क्राइब करेंगे। तो थोड़ा सा इसको तो हमने डेफिनेशन तौर पे लिख दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक्सप्रेस 33 divided by minus 44 in standard form। चलिए इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे इसका आंसर बनाने में कि 33 बाई माइनस 44 को पहले इसका न्यूमरेटर जो नेगेटिव है इसको हमें पॉजिटिव कर देना होगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, 33 डिवाइडेड बाई माइनस 44 इंटू माइनस 1 बाई माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 33 डिवाइडेड बाई माइनस 33 डिवाइडेड बाई, इसमें हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का सो यूज किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन सा है। सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन सा है, तो कॉमन डिवाइजर इसका जो हो जाएगा, कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर इसका कौन हो रहा है, 11 हो रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 33 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 44 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो यह इसका कॉमन डिवाइजर हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ हमारा -3/4। तो यहाँ हम कह सकते हैं देन -3/4 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 33 डिवाइडेड बाई माइनस, यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि -3/4 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। हाँ तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना आपको बता दिया, तो यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमने नॉर्मली जो रेशनल नंबर के बारे में आपको जानना था क्लास 8 के बच्चों को, वो हमने पढ़ा दिया है। अब हम लोग जो है सो यहाँ एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर कुछ करने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ करके बता दूंगा, है ना, जिससे कि आप आसानी से अपना एक्सरसाइज पूरा चैप्टर खत्म कर पाएंगे। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट टाइप के इसमें क्वेश्चन है जो कि आप पहले क्लास में भी कर चुके होंगे, जैसे हम देखते हैं जो आपका एक्सरसाइज 1A है, ये आपका हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का। सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि -3/5, आंसर नंबर फर्स्ट, -3/5 का डिनोमिनेटर क्या होगा, है ना। एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, इसको एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर 20 के रूप में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट जो 1 का दे रहा है इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि इसका डिनोमिनेटर 20 हो जाए। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका डिनोमिनेटर 20 होगा, तो हम इसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हमारा प्रॉपर्टी है कि जब भी हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -12 डिवाइडेड बाई 20 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आ रहा है, तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगला कर रहा है कि डिनोमिनेटर
-42/98 का 7 होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है -48/72 का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वह नहीं माइनस क्वेश्चन है -42/98 का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। तो 7 कैसे हो जाएगा? तो इसको हमको 14 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -42/14 कैसे 98/14। तो ये मेरा आंसर आ जाता है -3/7। ये हमारा आ गया। यानी कि हमको क्या करना होगा? कॉमन डिवाइजर 14 से डिवाइड करना होगा। ठीक है। इसके बाद जो है सो ग्रेटेस्ट और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आता है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको हम दिखा देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 3/4 और -5/6 में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसका एलसीएम निकालना होगा। -3 या फिर हम ऐसे देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको और तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कर लेना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे कर लेंगे? यानी कि 3 × -1 डिवाइडेड बाई -4 × -1 इज इक्वल टू -3/4 हो गया। और दूसरा है मेरा -5/6। अब इस दोनों में हमको बड़ा ढूंढना है कि इसमें दोनों में हमारा बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको हम पहले फाइंड करते हैं। तो इसको हम फाइंड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस दोनों का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। 12 होगा। तो अब हमको ऐसा प्रयास करना है कि इस दोनों का डिनोमिनेटर 12 हो जाए। तो -3/4 × 3 × 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 9/12 -9/12। और दूसरा -5/6 है इंटू 2 -10/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमको कंपेयर करना है कि दोनों में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है। तो हम यहाँ जानते हैं, आप 1 या 2 क्लास में पढ़े होइएगा कि जिसका इसमें जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहे और ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है जो छोटा होता है वो उसका बड़ी संख्या होती है, यानी ग्रेटर नंबर होता है। तो हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12। यानी कि यह जो है कौन बड़ा होगा? इसमें -9/12 इसमें बड़ा हो जाएगा और -10/12 छोटा होगा, क्योंकि हमें पता है कि -9 इज ग्रेटर देन -10। ठीक है। तो यहाँ हमने इसको फाइंड कर लिया। तो जब हम इसको निकाल पा रहे हैं तो हम इसको बता सकते हैं कि -9/12 किसका इक्विवेलेंट है? -3/4 के। और -3/4 है वो 3/-4 के इक्विवेलेंट है। तो 3/-4 इज ग्रेटर देन -5/6। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब टाइप के। तो ये आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो नंबर लाइन से रिलेटेड है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है। ध्यान से आप देखते चलिए, समझते चलना है क्वेश्चंस को। ऐसे मैं प्रयास किया हूँ ज्यादा क्वेश्चन इसमें टैकल करने का, पूरा एक्सरसाइज खत्म करने का हम प्रयास किया। आप इसको बनाकर हमको ग्रुप के जरिए भेजते रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप भेजते रहिएगा। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। रिप्रेजेंट 1/2 and -1/2 on number line। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो चलिए आपको ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा। ये नंबर लाइन हो गया, इसका ये ओरिजिन हो गया 0। ठीक है। तो बच्चों अब नंबर लाइन में 0 तो हमको पहले देना है, लेकिन उसके बाद जो नंबर लिखना है उसके पहले एक हम आपको तरीका बता रहे हैं। उसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जिसको भी रिप्रेजेंट करना है उसको आप डिवाइड कर कर देख लीजिए। डिवाइड जैसे ही आप कीजिएगा 1/2 को 1/2 से कीजिएगा तो आपको पता है ये 0.5 होगा। यानी इतना तो तय है कि 1/2 का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के ही बीच में होगा। तो हमको ज्यादा नंबर लाइन पर
नंबर डिनोट करने का जरूरत नहीं है। जो यहाँ हम डिनोट करेंगे वो 1 करेंगे, और वही बात माइनस में है तो यहाँ जो हम डिनोट करेंगे वो -1 करेंगे। ठीक है, और हमको यहाँ देखना है कि 1/2 को दर्शाना है, तो पहले हमको नीचे वाला नंबर देखना है, कितना है 2 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक के भाग को 2 भागों में बांटेंगे, एक यह और दूसरा ये। 2 भाग में इसको हमने बांट दिया, 1 और 1 2। अब इस 2 में से पहला भाग, ध्यान से समझिएगा, 1 2 में से पहला भाग डिनोट करना है तो हमने यहाँ से ओरिजिन से शुरू करते हैं। 2 में से पहला भाग कौन हो गया, ये हो गया 1/2, ये रिप्रेजेंट हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब आइए -2, इसमें भी क्या होगा, माइनस में होगा, और इसमें भी जो है सो इतना ही के बीच में रहेगा, और नीचे में 2 है, ध्यान से समझना। तो 2 है तो इसको हमने 2 भाग में बांट दिया, और 2 में से एक भाग हमको दर्शाना है, तो यहां से हम शुरू करते हैं 1 2, तो पहला भाग दर्शाना है तो पहला भाग क्या हो गया 1, यानी कि यहां हो जाएगा -1/2, ये इसको दर्शाना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे आसानी से, है ना। नहीं समझे होंगे तो एक क्वेश्चन और हम इस पे करते हैं, आपको फिर से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, सिर्फ इसको चेंज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2/3 एंड -2/3, 2/3 और -2/3, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे 0। तो फिर हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल, फिर 6 18 2 फिर 20 फिर 6 0.66, यानी कि अप्रॉक्स हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये भी 1 के बीच ही होगा, यानी उससे ज्यादा या नहीं हो सकता है 1 से ज्यादा। तो ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होगा तो हमें यहाँ ज्यादा हमको बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम 1 बनाएंगे, और जब माइनस में करना है तो माइनस में नहीं करना रहेगा तो हमको माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस में भी पूछ रहा है तो माइनस भी बना लिए। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, नीचे में कितना 3, नीचे में कितना 3, तो इस इतना से इतना भाग को 3 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, 1 2 और तीसरा ये 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में इसको बांट दिए। अब 3 में से 2 को दर्शाना है, तो इधर से काउंट करेंगे, इधर से, और इसको इधर से काउंट करेंगे, यानी इधर से, तो 2 को दर्शाना है, तो 1 और 2 हो गया, दूसरा भाग यहाँ हो गया, यहाँ हम दर्शा देंगे 2/3। ठीक है, अब हम आते हैं इसको भी हम 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 और तीसरा ये। 3 में से 2 को काउंट करना है, 1 1 1 2, ये हो गया -2/3। समझ में आ रहा है आपको, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे और आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आप एक्सरसाइज बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन इसमें लेकर आते हैं। यहां देखते हैं रिप्रेजेंट 13/5 and -13/5 on the number line. नंबर लाइन पे इसको हमको दर्शाना है 13/5 एंड -13/5। तो यहां ध्यान देंगे इसको हम कैसे दर्शाएंगे। यहां ओरिजिन लेते हैं 0। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड में क्या आता है। यहाँ डिवाइड करते हैं 13 में 5 से, तो यहाँ 2 10 3 कैंसिल, डेसिमल 30, यानी कि 6 आ गया, यानी 2 से ज्यादा हो गया। यानी यहाँ तो थोड़ा सा बात फंस रहा है, 2 से ज्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, फंसने का कोई बात नहीं है। यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, लेकिन इतना तो तय है कि 3 से ज्यादा यहाँ नहीं जाने वाला है। फिर अगर माइनस में पूछा है तो माइनस भी कर लेते हैं, -1 -2 एंड -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि -13/5 को हम पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, इससे हमको फायदा होगा उस टेक्निक पे बनाने में। जब भी ध्यान देंगे कि जब भी यह अक्रॉस कर जाएगा, यानी कि ऐसा आप ध्यान से देखिए, एक बार हम फ्रैक्शन का आपको टाइप्स बताए थे क्लास में, है ना, फ्रैक्शन का आपको टाइप्स बताए थे, तो आप फ्रैक्शन का टाइप्स भूल गए होइएगा, कोई बात नहीं है। ध्यान यह देना है कि फ्रैक्शन आपका इस फॉर्म में रहे कि नीचे वाला ज्यादा हो,
कुछ याद आ रहा होगा आपको, और ऊपर वाला कम हो, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाला कम है और ऊपर वाला ज्यादा है, तो थोड़ा सा हमको इधर मतलब सोचना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले यहाँ हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हम डिवाइड देते हैं 13 में 5 से। 13 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 5 2 10 3। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको लिखने का तरीका पता है, 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 3/5, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए यदि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 3/5। और कुछ आप ऐसा देख सकते हैं कि नीचे वाला जो है सो ज्यादा है और ऊपर वाला कम हो चुका है, यानी यह 13 जो था अब यह कम कर दिया गया है और यह ज्यादा हो गया। हमको ऐसा ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं 2, तो 2 तो आपको पता हो गया कि 2 के बाद ही है, उसके पहले तो कोई बात नहीं। अब इसमें आता है 5, तो इसको हम बांटेंगे कितना भाग में, 5 भाग में। 1 थोड़ा और दूर कर देते हैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। 3 1 बांटते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 वाले पर 3 है, ठीक है। 5 भाग में हमने बांट दिया। अब 5 भाग में बांट के हमको कितना भाग दर्शाना है, 3 भाग मात्र दर्शाना है। इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3, ये तीसरा भाग हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, कितना है हमारा 1 2 3, यानी 13/1 2 3। यहाँ से गिने 1 2 3, यहाँ हो गया हमारा 13/5, या यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं 2 मिक्स्ड रेशियो 3/5। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ यह इस पॉइंट पे दर्शाया है। फिर इसी तरह से निगेटिव में भी हम कर लेंगे, इसको भी हम 5 भाग में बांटेंगे, इसी का यह निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम ऐसा क्यों किए, तो आपको हम एक और बात बताते हैं, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा आपको सोचने की क्षमता पर को थोड़ा सा बढ़ाएगा। ध्यान से देखिए, आप कहिए कि सर ये 2 में आप प्लस क्यों कर दिए, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ लिखा है 2 मिक्स्ड रेशियो 3/5। अब आप कहिएगा कि सर आप इसको कैसे कर दिए, इसको जरा आप सॉल्व करके देखिए। ये हमने यही काम किया है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 5 10 और प्लस 3 13/5, और हम इसको प्लस नहीं करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 2 10 और 3 13/5, यानी दोनों बात सेम है। इसको हमेशा याद रखना है, ये सब कुछ टेक्निक्स होता है मैथ्स में सॉल्व करने का, ठीक है बच्चों। ये नंबर लाइन था, थोड़ा सा इसमें परेशानी हो जाती है बच्चों को, लेकिन आपको नहीं होगा क्योंकि आप पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं एडिटिव इनवर्स है, और इस सब पर एक्सरसाइज सी दिया गया है। ऐड एडिशन है फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। तो आप इस पूरे को खत्म कीजिए, और वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको परेशानी आएगी तो लास्ट में मैं आपको एक वीडियो लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम पर दे दूंगा। और उसके बाद से टेस्ट पेपर 1 है, यानी आपका कार्य है कि इस पहले फर्स्ट चैप्टर का पूरा खत्म करके एक्सपोनेंट पर आना। फिर मैं प्रयास करूंगा एक्सपोनेंट में आपको बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 6th क्लास में भी आप एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं। एक्सपोनेंट्स आप शुरू करेंगे, उसके बाद अगर परेशानी आएगी तो मैं एक्सपोनेंट्स में आपको समझाऊंगा। अब बात आती है क्लास 6 के बच्चों की। क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या है, वो कैसे करेंगे, तो वो भी ध्यान दीजिए। आपका भी फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंटीजर है, इंटीजर के बारे में आपको करना है। तो इंटीजर के बारे में बहुत ही आसान आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, उसका भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं। एक्सरसाइज 1A से 1। सबसे पहला है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इस वीडियो को देख लेंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा 8th क्लास के बच्चों का, और 6 वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुक आपका आर.एस. अग्रवाल का 7, आर.एस. अग्रवाल जी का जो बुक है वो क्लास 7 का, वो आपके लिए उपयोगी है। क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का, वो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, -8। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं,
कैसे करेंगे, 15 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस हो जाता है और 8 हो जाता है, ब्रैकेट का साइन खत्म हो जाता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7 आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको पता होगा, ये काफी आसान क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, दूसरा जो है -16 और +9। तो -16 और +9, अब यहाँ ध्यान देंगे दोनों का साइन अपोजिट है, यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके 7। तो ध्यान देंगे कि दोनों में से यहाँ साइन ज्यादा वैल्यू किसका था, पॉजिटिव का, और कम था निगेटिव का, तो हमने यहाँ पॉजिटिव साइन दे दिया। लेकिन यहाँ निगेटिव का वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव का कम है, तो यहाँ हम कौन सा साइन देंगे, निगेटिव साइन देंगे, या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका यह फर्स्ट चैप्टर है। अब दूसरा बात आ जाती है, अगर आपको हमने यहाँ कह दिया 4 नंबर का हम देख लेते हैं, हमने कह दिया कि 28 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, यानी 28 से हमको -42 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखने का तरीका मेरा ऐसे होगा, फिर हम यहाँ ध्यान देते हैं 28 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव 42, फिर हम इसको ऐड कर देते हैं 8 और 2 10, कैरी 1 4 2 6 और 1 7। ठीक है, ये मेरा 70 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हैं 1A को। ठीक है, फिर हमारा आता है एक्सरसाइज 1B, इसमें मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला ये दिया गया है, ये एक्सरसाइज 1B आ गए हम लोग। आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाना है आपको टोटल, हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं बनाने का। जैसे यहाँ दिया गया है, मान लीजिए कोई भी हमें ले लेते हैं, जैसे हम अपने से देते हैं, एक्सरसाइज से नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 28 इंटू -1, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निगेटिव, और 28 इंटू 1 तो 28 आंसर हो जाएगा। फिर हम यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, -28 इंटू -1, तो पहले इस दोनों साइन को करेंगे, तो माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव साइन देंगे, 28 इंटू 1 28। इसके लिए एक साइन कन्वेंशन हम यहाँ लिख देते हैं, आप हमेशा इसको याद रखिएगा, जैसे कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको काफी ये सारा प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन का। फिर इसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। डिवाइड का क्वेश्चन हमें रेड कलर से लिखना है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया 65 डिवाइडेड बाय -13, तो हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं, 65 डिवाइडेड बाय -13। तो आपको हमने जस्ट बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पहले हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 और -1 से। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 जो है तो क्या चीज में आ जाता है, -65 डिवाइडेड बाय 13। फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 आएगा, और साइन जो है सो निगेटिव का है, निगेटिव साइन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम यहाँ क्वेश्चन आपको दे देते हैं -65 डिवाइडेड बाय माइनस, हम इसको इरेज करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ हम लोग क्वेश्चन देते हैं हम -65 डिवाइडेड बाय -13। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं -65 डिवाइडेड बाय -13। फिर इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर निगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। 65 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई करने बाद, क्योंकि प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, यहाँ मैंने आपको बताया है, और फिर इसका माइनस करके प्लस हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो ये 5 है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपका करते करते एक्सरसाइज सी भी खत्म हो जाता है, और उसका टेस्ट पेपर है, तो टेस्ट पेपर भी आप बनाएंगे। इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है और आप फ्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो भी 5 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका जो बुक है वो यह है RS अग्रवाल का 6
आरएस अग्रवाल का जो ये 6 बुक है, इसके जो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है वो नंबर सिस्टम दिया गया है। नंबर सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, और इसके आगे भी हम आपको बता दिए हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल वगैरह ये सब हम आपको समझा चुके हैं। तो आप इसमें फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी बता दिए हैं और नंबर नेम भी बता दिए। तो पहले नंबर नेम दिया गया है, नंबर नेम करना है, फिर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू उसका डिफरेंस, और उसके बाद से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप भी अपना चैप्टर 1 आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपका क्लास 8, 7 और 6, 5, 6, 7, 8 सभी क्लास के बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया है जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, और आपको मैंने टास्क दिया है पूरे बुक को खत्म करने का। आप पूरा बुक का प्रतिदिन एक एक्सरसाइज बनाइए, और यह इंतजार में मत रहिए कि सर भेजेंगे वीडियो या पीडीएफ तो ही हम बनाएंगे। आप सभी बुक्स ले लिए हैं तो अपना मैथ्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अभी जब भी आपको डाउट्स हो तो आप हमको व्हाट्सएप के जरिए भेजिए या फिर आप फोन से पूछिए, जैसे भी हो आप हमसे पूछते रहिए। मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। जब मैं देखूंगा कि मैं समझाने में असमर्थ हूं, उसी समय मैं वीडियो लेक्चर आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के दिन जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज मदर्स डे है, आप लोगों को पता है। आज हम लोग वीडियो 11 मई को बना रहे हैं, हो सकता है 10 मई को बना रहे हैं, है ना। और यह वीडियो आप तक 11 मई को पहुंचेगा, यानी कि कल पहुंचेगा। और आप इसको, हम तो वीडियो एक बार बना रहे हैं और हमको लगता है कि यह वीडियो आप जब भी देखना चाहिएगा तो YouTube पर आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही के दिन मैं मदर्स डे के बारे में बोला हूं। मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप बड़ों का सम्मान कीजिए, और बड़ों का सम्मान करने का अर्थ होता है कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो सबसे पहला आपको सम्मान जो देना है वो आपके माता पिता को देना है। तो आज मातृ दिवस है, और आज के दिन में मैं यही बात कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो सभी बच्चों, आपको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी के माताओं को मेरा प्रणाम जरूर कहिएगा, है ना। और आप यह ध्यान रखिए कि आज ही के दिन या कभी आप वीडियो देखें तभी मातृ दिवस नहीं है, या तभी माता का सम्मान नहीं करना है। लाइफ में हर दिन अपनी माँ का सम्मान करना है। एक दिन मातृ दिवस के दिन करने से कुछ नहीं होता है। पूरा जीवन अपने माँ पर समर्पित रखो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो या तुम्हारी धरती माँ हो या तुम्हारी भारत माँ हो। यानी कि तुम्हारी माँ तो है ही, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें इस संसार को दिखाया है, वो तुम्हारी माँ है। उनको तो तुमको सम्मान करना ही है। दूसरी तुम्हारी धरती माता है, जो तुम्हें अन्न देती हैं, आश्रय देती हैं, और भी मतलब हर कुछ देती हैं। और तीसरी तुम्हारी भारत माता है ना। तो अपने देश के प्रति भी समर्पित रहो, जहां रहो वहां अपने देश के लिए जियो, ठीक है। तो बच्चों, अभी तो फिलहाल अपने घर में रहो और खूब पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ बोलोगे, घर पे रुकेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ठीक है। थैंक यू।